हेलो गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जाओफैन जब उस झोपड़ी के अंदर गया था तो वहां के नज़ारे को देखकर जाओफैन काफ़ी ज़्यादा चौंक गया था, क्योंकि उस कमरे में, उस झोपड़ी में उसके मास्टर पूजी की डेड बॉडी थी, जिसका साइज लगभग आधा हो चुका था। वहीं पोहोंग मास्टर जाओफैन और पूजी को उस कमरे के अंदर छोड़कर वहां से अपने रूम में लौट आए थे। उनके पास फाजियांग ने आकर उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो जाओफैन को इस बुराई की दुनिया से बाहर निकालकर उसे बुद्धा की अच्छाई की राह दिखाएं और उसे दोबारा से नॉर्मल कर दें। वुहांग मास्टर ने कहा था कि वो भी ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा चाहकर भी नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद जाओफैन उनसे मिलने आया था। तब उन्होंने जाओफैन से कहा था, क्या तुम जानना चाहते हो कि पूजी जब इतना सब होने के बाद टियानिन टेम्पल लौटा था तब उसके साथ क्या हुआ था? जाओफैन इस पर थोड़ी देर तक शांत रहने के बाद कहता है, हाँ मैं जानना चाहता हूँ। तो पुहोंग मास्टर उसे सब कुछ बताना शुरू कर देते हैं। अब आगे पुहोंग मास्टर कहते हैं, वो इंसिडेंट हुए कई साल बीत चुके हैं, लेकिन मुझे अब भी लगता है कि वो कल की ही बात है। उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था। सुबह से ही मैं जो करना चाहता था वो नहीं कर पा रहा था। मेरा पूरा माइंड डिस्टर्ब था। आखिर ऐसा क्यों था कि मैं भी समझ नहीं पा रहा था, पर मुझे लग रहा था कि शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने शायद कल्टीवेशन में कोई गलती कर दी है। पूरा दिन बीत चुका था और शाम का वक्त था। शाम को जब मैं अपने कमरे में लौट रहा था तभी अचानक से मुझे किसी की चीखने की आवाज़ सुनाई पड़ी थी। वो आवाज़ सुनकर मैं अपनी जगह पर ही रुक गया था। ये आवाज़ टियानिन टेम्पल की एंट्रेंस से आई थी। ये कहकर पुहोंग मास्टर चुप हो जाते हैं और उनसे आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती है। ये देखकर फाजियांग आगे कहता है, उस दिन मैं एंट्रेंस पर पेट्रोलिंग कर रहा था। वो आवाज़ मैंने भी सुनी थी। वो आवाज़ सुनकर जब मैं एंट्रेंस पर गया तो वहाँ के नज़ारे को देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। एंट्रेंस पर पूजी अंकल बहुत ही बुरी हालत में पड़े हुए थे। उनका चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था और उनके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन थे। वो बेहोश थे। उनकी ऐसी हालत देखकर मैं समझ गया था उन्होंने ज़रूर 3 डे मस्ट डाई पिल खाई होगी। ये सुनकर जाओफैन पूछता है, आखिर ये 3 डे मस्ट डाई पिल क्या है? तो पुहोंग मास्टर उसे बताते हैं, 3 डे मस्ट डाई पिल एक तरह की पिल है जिसे घोस्ट डॉक्टर नाम के एक एल्केमिस्ट ने बनाया था। एक इंसान चाहे कितना ही ज़्यादा घायल क्यों ना हो, लेकिन अगर वो इस पिल को खा लेता है तो उसे 3 दिन की ज़िंदगी और मिल जाती है। लेकिन दुख की बात यह है कि 3 दिन बाद वो इंसान ज़रूर मारा जाता है। फिर भले ही 3 दिनों में उसकी हालत कितनी अच्छी क्यों ना हो गई हो, लेकिन 3 दिनों बाद उसे मरना ही पड़ता है। इसीलिए इस पिल को बहुत ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। इधर फाजियांग आगे बताता है, मैंने जल्दी से टीचर के पास जाकर उन्हें इस बारे में बताया। इस बारे में सुनकर टीचर और बाकी सभी बुद्धिस्ट जल्दी से एंट्रेंस पर इकट्ठा हो गए थे। वहाँ से हमने जल्दी से पूजी मास्टर को उठाया और उन्हें मास्टर के कमरे में लेकर आए। उस समय मास्टर बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने जल्दी से उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, लेकिन इतना ट्रीटमेंट करने के बाद भी पूजी अंकल की हालत बिल्कुल भी अच्छी हो नहीं रही थी। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और उन्हें बचाने की हर कोशिश कर रहे थे, लेकिन इतना सब करने के बाद तक वो होश में तक नहीं आए थे। ऐसे में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। इतना सब ट्राई करने के बाद सब लोग हार मान चुके थे। लेकिन एक रात जब उस कमरे में रुककर मैं उनका ध्यान रख रहा था, तब पता नहीं कैसे पर अचानक से उन्हें होश आ जाता है। होश में आते ही वो ज़ोर ज़ोर से पुहोंग मास्टर को आवाज़ लगाने लगते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर मैं जल्दी से मास्टर को कमरे में बुलाता हूँ। पुहोंग मास्टर जैसे ही कमरे में आते हैं तो पुहोंग मास्टर को देखकर पूजी अंकल बुरी तरह से रोने लगते हैं। उनके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। पुहोंग मास्टर जल्दी से जाकर उन्हें चुप कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफ़ी समझाने के बाद भी वो चुप नहीं होते हैं और वो ये कहते रहते हैं कि मुझे मर जाना चाहिए। मैंने एक बहुत बड़ा पाप किया है जिसका पश्चाताप मैं अपनी ज़िंदगी देकर भी नहीं कर पाऊँगा। वो उस दिन काफ़ी ज़्यादा दुखी थे, लेकिन शायद वो हमें कुछ बताना भी चाहते थे।
इसलिए काफ़ी देर तक रोने के बाद आखिर में उन्होंने बताना शुरू किया। आज से कुछ दिनों पहले मैं क्विंगन सेक्ट गया था। क्विंगन सेक्ट में मैंने बुद्धिज़्म और टाओइज़्म को मर्ज कर कर कल्टीवेशन स्किल बनाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन तब क्विंगन सेक्ट के हेड ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। उस दिन मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था। उसी परेशानी के साथ मैं क्विंगन सेक्ट के पास मौजूद एक छोटे से गांव में आया। उस गांव में एक टेंपल था। मैंने डिसाइड किया था एक रात के लिए मैं उस मंदिर में रुकूंगा, जिसके बाद मैं उस मंदिर से चला जाऊंगा। जब मैं मेडिटेशन कर रहा था तभी अचानक मुझे उस मंदिर में कुछ बच्चों के लड़ने की आवाज़ सुनाई पड़ी। वो आवाज़ सुनकर मैंने जल्दी से बाहर आकर उन बच्चों को लड़ने से रोका, जिसके बाद वो बच्चे वहाँ से चले गए और मैंने भी इस मैटर को इग्नोर कर दिया क्योंकि ये कोई बड़ा मैटर नहीं था। लेकिन उसी रात को जब मैं कल्टीवेशन कर रहा था तभी अचानक से मुझे बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ी। जब बाहर जाकर मैंने देखा तो बाहर एक आदमी था जो पूरी तरह से काले रंग के कपड़ों से ढका हुआ था। वो आदमी एक बच्चे को किडनैप करने के लिए वहाँ पर आया था। मैं ये सब देखकर चुप नहीं रह सकता था, इसलिए मैंने जाकर उस आदमी से लड़ना शुरू कर दिया ताकि मैं उस बच्चे को किडनैप होने से बचा सकूं। लेकिन उस फाइट के दौरान उस आदमी ने मुझ पर 7 टेल्ड सेंटीपीड छोड़ दिया, जिसने मुझे काट लिया, जिस वजह से मेरी पूरी बॉडी में पॉइज़न दौड़ने लगा और मैं अपनी अच्छी कंडीशन से बुरी कंडीशन में जाने लगा। मेरी हालत वक्त के साथ बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। ये देखकर मैंने जल्दी से अपनी पूरी पावर का यूज़ किया और उस पॉइज़न को दबाकर उस मिस्टीरियस मैन से फ़ाइट करना शुरू कर दिया। हमारी वो फ़ाइट काफ़ी देर तक चली और उस फाइट के दौरान मैंने उस आदमी को बुरी तरह से घायल कर दिया। घायल होने के बाद वो आदमी वहाँ से भागने लगा। ये देखकर मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। जब मैं उसका पीछा कर रहा था तब एक चीज़ देखकर मेरी आंखें काफ़ी ज़्यादा चौंक गई थी कि वो आदमी भागने के लिए क्विंगन सेक्ट की स्किल्स का यूज़ कर रहा था। उसे ऐसा करता देख मेरे मन में शंका दौड़ने लगी कि आखिर ये आदमी है कौन और एक क्विंगन सेक्ट की स्किल्स कैसे जानता है, और क्विंगन सेक्ट तो एक अच्छा सेक्ट है, ऐसे में वो बच्चे क्यों चुरा रहा है। यही सोचकर मैंने उसका पीछा करना जारी रखा, लेकिन मेरी हालत अब बद से बदतर होती जा रही थी। ऐसे में मेरी पावर धीरे धीरे कम होने लगी थी। इसी का फ़ायदा उठाकर वो आदमी वहाँ से भाग गया। मैंने जल्दी से अपनी पूरी बॉडी को चेक किया तो मुझे समझ आया कि अब मैं ज़्यादा दिनों तक जी नहीं पाऊँगा। अपनी ऐसी हालत देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। मैं टाओइज़्म और बुद्धिज़्म को मर्ज कर एक कल्टीवेशन स्किल बनाना चाहता था, लेकिन अब मैं बहुत जल्द मरने वाला था। ऐसे में मैं चाहकर भी वैसा कुछ नहीं कर सकता था। इसी बात से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। पर तभी मेरी नज़र उस बच्चे पर पड़ी जिसे वो आदमी किडनैप करने आया था। फिर मेरे मन में एक आइडिया आया और मैंने उस बच्चे के अंदर हमारे टियानिन टेम्पल की कल्टीवेशन स्किल डाल दी, साथ ही साथ अपनी कुछ पावर भी डाल दी ताकि वो बच्चा सरवाइव कर सके। लेकिन उस बच्चे के अंदर पावर डालने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो बच्चा तो काफ़ी ज़्यादा वीक है। ऐसे में क्विंगन सेक्ट उसे कभी भी अपना डिसाइपल एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऐसे में मुझे कुछ ऐसा करना था कि जिस कारण क्विंगन सेक्ट को उस पर दया आ जाए, और दया के कारण ही सही पर क्विंगन सेक्ट उसे अपने सेक्ट का डिसाइपल बना ले। उस समय मुझे समझ नहीं आ रहा था आखिर मुझे क्या करना चाहिए। तभी मेरे पास मौजूद एक चीज़ जो एक ईविल ऑब्जेक्ट थी वो मुझ पर हावी होने लगी। ये ईविल ऑब्जेक्ट का नाम ट्रांजिस्टर ऑर्ब है और ये ईविल ऑब्जेक्ट मुझे आज से कई सालों पहले वेस्ट मार्श में मिली थी। तब से ये ऑब्जेक्ट मेरे पास थी। क्योंकि इसके अंदर ईविल स्किल थी, इसलिए मैं अपनी बुद्धिज़्म की स्किल का यूज़ कर इसके अंदर की ईविल पावर को दबा रहा था, ताकि इसके अंदर की ईविल एनर्जी इस दुनिया में फैलकर इस दुनिया के लोगों को परेशान ना कर सके। मैं अपनी बुद्धिज़्म की स्किल से इसकी ईविल एनर्जी को दबाने में हमेशा कामयाब रहता था, पर उस दिन मैं बुरी तरह से घायल हो चुका था। ऐसे में मेरे लिए अब इसकी एनर्जी को और दबाना मुमकिन नहीं था। इसी का फ़ायदा उठाकर इसने अपनी एनर्जी से मुझ पर हमला कर दिया और इसकी ईविल एनर्जी मेरे पूरे शरीर में दौड़ने लगी। उस समय मैं अपने सारे इमोशंस खो चुका था। मेरी अच्छाई लगभग पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। उस समय मेरे मन में बस यही चल रहा था कि मैं किसी भी तरह
इस लड़के को कुइंयून सेट का डिसाइपल बना दूँ। इस बारे में काफ़ी देर तक सोचने के बाद मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं क्या करूँगा, और मैंने जाकर उस विलेज के, उस गांव के हर इंसान को मारना शुरू कर दिया। मैंने जब पहले इंसान को मारा तो पहले इंसान को मारने के बाद मेरे शरीर की ईविल एनर्जी और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि फिर वो सिंसिस्टर ऑर्ब मुझ पर और ज़्यादा हावी होने लगा था। मैंने उस रात लगभग 200 लोगों को मार दिया। जब उन सभी को मारने के बाद मैंने अपना होश संभाला, तब मुझे समझ आया कि मैं क्या कर बैठा हूँ। अपने फ़ायदे के लिए मैंने एक पूरे गांव को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जो मुझे बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। खुद को संभालने के बाद मैंने उस लड़के को जल्दी से वो सिंसिस्टर ऑर्ब दे दिया। ये सब करने के बाद मेरे मन में बहुत सारा गिल्ट था। इस गिल्ट को कैसे दूर किया जाए, इसका मेरे पास कोई आइडिया नहीं था। मैं कुइंयून सेक जाकर उन्हें इस बारे में बताना चाहता था, पर मुझे याद था कि वो आदमी कुइंयून सेक की स्किल्स का ही यूज़ कर रहा था। ऐसे में शायद कुइंयून सेक इस मैटर में मिला हुआ था। यही सोचकर मैंने डिसाइड किया कि मैं टियानिन टेम्पल लौटूंगा, लेकिन मेरी ऐसी हालत नहीं थी कि मैं टियानिन टेम्पल लौट सकूं। इसलिए मैंने जल्दी से अपने पास मौजूद 3 डे मस्ट डाई पिल खा ली, ताकि मेरे शरीर में उतनी एनर्जी बनी रहे जितनी टियानिन टेम्पल लौटने के लिए ज़रूरी है। मैं अभी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान था, पर मेरे मन में इस बात की शांति भी थी कि कुइंयून सेक उस लड़के को अब ज़रूर अपना डिसाइपल बना लेगा, क्योंकि कुइंयून सेक के पास मौजूद गांव में ही ये इंसिडेंट हुआ था। ऐसे में कुइंयून सेक चाहकर भी उस इंसिडेंट को इग्नोर नहीं कर सकता था। ज़ाओ फैन काफ़ी देर से ये सब सुन रहा था। वो खुद को अब और नहीं संभाल पाता है और जल्दी से खड़ा होकर कहता है, बस अब चुप हो जाओ। ये सुनकर जल्दी से पुहोंग मास्टर खड़े हो जाते हैं और उसे देखने लगते हैं। ज़ाओ फैन की आंखों में अभी के लिए आंसू थे। वो अभी के लिए बहुत ज़्यादा दुख में लग रहा था। ये देखकर पुहोंग मास्टर कहते हैं, ज़ाओ फैन, मैं जानता हूँ तुम अभी के लिए बहुत ज़्यादा दुख में हो, लेकिन तुम्हें आगे की कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। आगे क्या हुआ था ये तुम्हें ज़रूर जानना चाहिए। ये कहकर वो ज़ाओ फैन को शांत करने लगते हैं और फाजियांग को इशारा करते हैं। फाजियांग एक गहरी सांस लेता है और फिर वो आगे बताना शुरू कर देता है। जब अंकल पूजी अपनी ये सारी कहानी बता रहे थे, तब उनकी कंडीशन हद से ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। वो उस समय बहुत ज़्यादा दुख में थे और वो खुद को संभाल तक नहीं पा रहे थे। उनकी आंखों से लगातार आंसू निकलते जा रहे थे। इधर पुहोंग मास्टर अब उसे रुकने के लिए कहते हैं और ज़ाओ फैन से आगे कहते हैं, उस दिन उसने मुझे सब कुछ बताने के बाद मुझसे ये कहा था कि मैं उसकी बॉडी को उसके मरने के बाद दफन ना करूं या उसका अंतिम संस्कार ना करूं। मैं उसकी बॉडी को फ्रोज़न जेड का यूज़ कर फ्रोज़न डिस्क का यूज़ कर संभाल कर रखूं, और फ्यूचर में जब ज़ैंग ज़ाओफेन नाम के उस लड़के को इस सभी का पता चले, तब उसे टियानिन टेम्पल में इनवाइट करूं और उससे कहूं कि वो पूजी की बॉडी के साथ जो भी करना चाहता है वो कर सकता है। वो अगर उसे मारना चाहता है, उसे टुकड़ों में तोड़ना चाहता है या उसे जलाकर राख करना चाहता है, वो जो चाहता है वो सब कर सकता है, और टियानिन टेम्पल का कोई भी उसे कुछ भी करने से रोकेगा नहीं, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि शायद उसकी बॉडी के टुकड़े करने के बाद ही ज़ैंग ज़ाओफेन नाम के उस लड़के को शांति मिले, तभी जाकर शायद उसका गुस्सा शांत हो। ये कहकर पुहोंग मास्टर शांत हो जाते हैं। वो अभी के लिए बहुत ही अजीब से एक्सप्रेशन के साथ ज़ाओफेन को देख रहे थे। वो समझ सकते थे कि ज़ाओफेन की अभी के लिए क्या कंडीशन होगी, इसलिए वो ज़ाओफेन को समझाने की भी कोई कोशिश नहीं करते हैं। और अब इसी के साथ हमारा एपिसोड आज यहीं पर ख़त्म हो जाता है।